हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू योर ओन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, एग्जाम हट आप लोगों को जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है, आई होप यू एंजॉइंग इट वेरी वेल। तो आज मैं फिजिक्स में आपका एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हो, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो कुछ स्टडी किया था, मैं इंटरफेरेंस पे ही पढ़ा रहा था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा। इंटरफेरेंस होता क्या है, कितने तरह का इंटरफेरेंस है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेरेंस जो बनता है, जो फ्रिंजेस बनते हैं, उनकी विड्थ क्या रहती है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्रेशन उसका डिराइव किया था। आज हम उन्हीं के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सर, न्यूमेरिकल पर्पज के लिए हम आज बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो नीट जेई के हैं, उनके डायरेक्ट डेरिवेशंस कोई काम का नहीं है, बट स्ट्रिक्टली रिजल्ट तो बहुत मैटर करता है। तो आज हम इस टॉपिक पे जाएं, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। उससे पहले कुछ जो पीछे हमने पढ़ा है एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं और कुछ नए पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, फ्रिंज के बारे में हमने स्टडी किया था। फ्रिंजेस बनते हैं, डार्क ब्राइट बनते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने स्टडी किया था। उसके अंदर एक वर्ड आता है फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी, बेसिकली फ्रिंज विजिबिलिटी जो है वो एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर है, जो किसके बराबर होता है, जो डिफरेंस है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का अपॉन सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, इसको मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये फ्रिंज विजिबिलिटी है। इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और अगर इंडिविजुअल सोर्स जो हमने कोरेंट सोर्सेस मिलाए थे S1 और S2 से, हमने उनको रिप्रेजेंट किया था, उनसे जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उनकी इंटेंसिटीज अगर आपको पता है, तो उससे भी फ्रिंज विजिबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 रूट ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2। फ्रिंज विजिबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, ये चीज हम बात करते हैं। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जिस केस में आई मैक्सिमम की जो वैल्यू है, जिस केस में आई मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाए, और आई मिनिमम की वैल्यू वो 0 हो जाए। आई मैक्सिमम की वैल्यू आपको पता है कितने टाइम्स हो जाती है, 4 टाइम्स दी आई नॉट। ठीक है, और यहां पे नीचे भी आई मैक्सिमम की वैल्यू आई नॉट 4 टाइम्स दी आई नॉट आएगा, तो ये 1 के बराबर हो सकती है। वी मैक्सिमम जो है, वी मैक्सिमम कितना जा सकता है हमारा 1, और मिनिमम कितना जा सकता है, वी मैक्सिमम की वैल्यू, वी की वैल्यू जो है, वी मिनिमम जिसको बोलूंगा, ये 0 जा सकता है। विजिबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, फ्रिंज विजिबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, जब आई मैक्सिमम और आई मिनिमम इक्वल हो, आई की वैल्यूज। ठीक है, उस केस में तो फ्रिंज विजिबिलिटी। इसके बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी, आई मैक्सिमम जिसको लिखा है मैंने, आई मैक्सिमम एक्चुअल में है क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आई मैक्सिमम। तो बेटा यहाँ पे आई मैक्सिमम आपने स्टडी किया था, याद कीजिए कि I1 और I2 दो सोर्सेस आपने यूज किए थे, उनकी इंटेंसिटीज थी, और प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2, यहां पे एक टर्म आई थी cos ऑफ पाई। ठीक है, और मैक्सिमम के लिए cos पाई की वैल्यू हमने 1 सेलेक्ट किया था लास्ट लेक्चर। जिन्होंने नहीं देखा, एक बार वो लास्ट लेक्चर देख लेंगे तो ये सारी टर्म्स समझ में आ जाएंगी। तो वहां प्लस आ रहा है, और मिनिमम के केस में ये माइनस आएगा, क्योंकि cos फाई की वैल्यू -1 हमने यूज किया था मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। और अगर मैंने ये भी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम कितना हो सकता है, अगर इंटेंसिटीज इक्वल है, I1 I2 इक्वल हो और उसको आई नॉट से रिप्रेजेंट किया, तो उस केस में इंटेंसिटी 4 टाइम्स दी cos स्क्वायर फाई बाई 2, फाई वेयर is the phase difference between two waves superimposing each other. So maximum intensity जो निकल के आती है वो अपनी कितनी आती है, 4 टाइम्स दी आई नॉट, और मिनिमम कितनी हो जाएगी, 0। ये डिपेंड करता है cos स्क्वायर फंक्शन, cos स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम 0 हो सकती है, माइनस में नहीं जाएगी। इसके बाद फ्रिंज विड्थ
आप सबने पढ़ लिया था फ्रिंज विड्थ का जो मैक्सिमम एक्सप्रेशन अपना आता है निकल के, वो कितना आता है, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। ये हमने विड्थ निकाली थी फ्रिंजेस की, डार्क हो, ब्राइट हो या सेंट्रल हो, उनकी विड्थ हमने कहा था कि लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, वेयर स्मॉल डी जो है दो कोरेंट सोर्सेस हमने S1 S2 लिया था, उनके बीच का गैप है, और कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हमने कंसीडर किया था। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ये लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी सारी चीज पढ़ चुके हैं, मैंने सिर्फ उनको रिकैप्चुलेट किया है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना आया था निकल के, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा आया था, एन की वैल्यू 0 से शुरू की थी हमने, ठीक है, और फेज डिफरेंस आता है 2n पाई, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव में ये पलट जाती हैं वैल्यू, इससे पाथ डिफरेंस बन जाता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। यहां पे n की वैल्यू याद रखना, ये 0 से शुरू ना करके 1 से शुरू करेंगे, 1 2, क्योंकि अगर आप 0 पुट करोगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेंट्रल फ्रिंज कभी भी डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता, मतलब डार्क फ्रिंज नहीं हो सकता, वो हमेशा ब्राइट होगा, इसलिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस, और फेज डिफरेंस 2n माइनस 1 पाई। ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, कैसे आया, कहां से आया, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पूरा ड्राइव करके बताया था, अभी तो सिर्फ मैंने उनके फीचर्स को सम अप किया है। सो नेक्स्ट जो है लोकेशंस ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजेस कहां कहां मिलेंगे, कौन सा फ्रिंज कहां होगा, इसके लिए मैंने लिखा है। ब्राइट फ्रिंज के लिए आपको पता है एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी मैंने लिखा, एन टाइम्स बीटा हो जाएगा, बीटा यहाँ पे लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी को कह रहे हैं हम। सो ब्राइट फ्रिंज जो है एन टाइम्स द बीटा, या फिर हमने कहा कि ब्राइट फ्रिंजेस कहां कहां मिलेंगे, तो आप एन की वैल्यू, जैसे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां पे होगा, एन की वैल्यू 1 पुट कीजिए, उसके बाद 2 3 4 एंड सो आपको 5th निकालना है, 10th निकालना है, तो n की वैल्यू पुट करते जाइए, ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशंस आपको पता चल जाएगी। सिमिलर मैनर में हमने डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन निकाला, 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय 2d, ठीक है, ये कितना होगा 2n माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स द बीटा। यहां पे डार्क फ्रिंजेस में n की वैल्यू 0 से ले रहे हैं, तो इसमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, कंडीशन वही, क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज कभी भी डार्क नहीं हो सकता। ये पोजीशंस भी हमने ऑलरेडी स्टडी की थी। अभी बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात करते हैं। जैसे मान लो कि हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने को यहां फ्रिंजेस मिल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस मिल रही हैं, कह रहे हैं कि n1 फ्रिंजेस आर विजिबल इन द व्यू ऑफ लैम्डा 1, मतलब लैम्डा 1 की वेवलेंथ के अंदर कितने फ्रिंजेस आ रहे हैं, n1, ठीक है। इसी तरीके से n2 फ्रिंजेस विजिबल हो रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू के अंदर, यानी लैम्डा 2 वेवलेंथ के अंदर, सेकंड वेवलेंथ अगर आपने यूज किया, कोई सेकंड सोर्स यूज कर लिया जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 है, उसी फील्ड के अंदर n1 विजिबल थे अगर आपने लैम्डा 1 वेवलेंथ यूज की, और उसी के अंदर अब n2 फ्रिंजेस विजिबल है अगर लैम्डा 2 वेवलेंथ हम यूज करते हैं, सेकंड वेवलेंथ, सेकंड कलर की लाइट यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में याद रखना ये n1 इंटू लैम्डा 1, n2 इंटू लैम्डा 2 इज ऑलवेज इक्वल, या ये कहें कि ये हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, ये हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। और यू कैन से दैट लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, ठीक है, यानी यहां से हमें लैम्डा इज रेसिप्रोकल द नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिलता है, ठीक है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि एक बार आपने रेड कलर की लाइट यूज की, उसके रेड कलर की लाइट के अंदर गिवन फील्ड के अंदर n नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिले, उस बाद आपने ब्लू कलर की लाइट यूज की, उसमें अब n2 नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको मिल रहे हैं, वेवलेंथ अलग होगी लेकिन फील्ड आपने उतना ही कंसीडर किया है, तो ऐसे में ये रिलेशन आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई न्यूमेरिकल सेट होता है। तो नेक्स्ट आता है सेपरेशंस बिटवीन द फ्रिंजेस। अब कौन सा फ्रिंज कहां है, उनके बीच की सेपरेशंस क्या है, उनके रूल्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहला मैंने लिया है, अगर फ्रिंजेस के बीच सेपरेशन देखना है, nth ब्राइट फ्रिंज हो और mth भी ब्राइट फ्रिंज हो, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की बात कर रहे हैं, गिवन ये है कि n इज ग्रेटर देन m हो,
दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का अपने को सेपरेशन पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है अगर n जो है वो m से ज्यादा हो। n और m दोनों ही ब्राइट फ्रिंज है, दोनों ही ब्राइट फ्रिंज के बीच का शिफ्ट हम देखना चाह रहे हैं, गैप देखना चाह रहे हैं, सेपरेशन देखना चाह रहे हैं, और n जो है ग्रेटर है तो आप सिंपली लिख सकते हो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n माइनस एम टाइम्स द बीटा। बीटा यहाँ पे आपको सबको पता है बीटा क्या है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसी तरीके से सेकंड केस में मैंने लिया है कि nth ब्राइट फ्रिंज है और mth डार्क फ्रिंज। अब यहां दो कंडीशन बनेगी, n ज्यादा है कि m ज्यादा है। nth अगर मैंने कहा ब्राइट फ्रिंज का वैल्यू ज्यादा है, जैसे 5वां, और डार्क बोल दिया थर्ड फ्रिंज के बीच का, शिफ्ट कितना होगा, सेपरेशन कितना होगा। तो यहां पे n ब्राइट फ्रिंजेस की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, n इज ग्रेटर देन m, तो शिफ्टिंग में लिखेंगे n माइनस वन n माइनस एम प्लस 1/2 इंटू बीटा, बीटा अगेन सेम। और अगर n कम है, डार्क फ्रिंजेस की जो वैल्यू है यानी mth वो ज्यादा है, तो उस केस में शिफ्टिंग m माइनस एन और माइनस 1/2 टाइम्स द बीटा। ठीक है, न्यूमेरिकल में आप इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिगर मैंने बनाया इसके लिए, इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे मैंने क्या किया है, यहां पे एक ग्लास स्लैब मैंने यूज कर दी, जिसकी थिकनेस हमने ये कहा कि इसकी थिकनेस हमने टी थिकनेस ली है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका म्यू है। अब ऐसे में अगर ये ग्लास स्लैब नहीं डाली थी तब तो मान लो मुझे पी पॉइंट के ऊपर फ्रिंज मिल रहा था। अब जैसे ही ग्लास स्लैब इंसर्ट करते ही इसमें शिफ्टिंग हो जाएगी। वो शिफ्टिंग कितनी हुई, वो शिफ्टिंग कितनी हुई, वैसे तो आपने रिफ्रैक्शन ही किया यहां पे, सिंपली जो हमने पहले भी पढ़ा था रिफ्रैक्शन के लेक्चर में हमने पढ़ा था कितना शिफ्टिंग हो जाएगा। तो ये देखिए म्यू माइनस 1 इंटू टी टाइम्स जो है पाथ में एडिशनल पाथ डिफरेंस जुड़ गया। पहले पाथ डिफरेंस कितना था, उसके अंदर एडिशनल में जुड़ गया कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। फ्रिंज में शिफ्ट कितना आ रहा है, कैपिटल डी क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का हमने गैप कंसीडर किया है। ये स्लिट है और ये स्क्रीन है, इनके बीच का कैपिटल डी गैप है। तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी क्या है, दोनों सोर्सेस के बीच का गैप, म्यू माइनस 1 इंटू टी, और यू में राइट इट एज बीटा अपॉन लेमडा, क्योंकि बीटा आप सबको पता है बीटा क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। तो यहां पे मैंने एंगुलर विड्थ जो है, एंगुलर विड्थ का कंसेप्ट यूज किया, बीटा अपॉन लेमडा विच इज इक्वल टू डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये एंगुलर सेपरेशन है, ठीक है, एंगुलर शिफ्ट कह सकते हैं, एंगुलर सेपरेशन कह सकते हैं, ठीक है, एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर विड्थ कह सकते हैं इसको, एंगुलर विड्थ भी आप नाम दे सकते हो, एंगुलर विड्थ। जो हमारे फ्रिंजेस मिलेंगे उनकी एंगुलर विड्थ कितनी है ये। अब इनमें इनके साथ में मल्टीप्लाई हो गया म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी एडिशनल, ये देखिए, ठीक है। और क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये लाइट को इसके अंदर जैसे ही एंटर करेगी लाइट को स्लो डाउन करता है, एडिशनल पाथ डिफरेंस ऐड हो जाता है। शिफ्ट इक्विवेलेंट टू एन फ्रिंजेस, कई बार क्वेश्चन आता है कि शिफ्टिंग जो है वो इतने फ्रिंजेस के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है। जैसे हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया, ये इंट्रोड्यूस करने पे बोलता है कितने फ्रिंजेस के बराबर शिफ्ट हो गया, एक फ्रिंज की विड्थ होगी पहले कुछ, अब आपने जैसे ही इसमें कोई ग्लास स्लैब इंसर्ट की इसके पाथ के अंदर, तो वो शिफ्टिंग कर रहा है, उसके शिफ्टिंग होने से कितने फ्रिंजेस के बराबर शिफ्टिंग हुई, दैट इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये पाथ डिफरेंस एडिशनल है और हमने पाथ डिफरेंस बीटा को कैलकुलेट करते हुए वेवलेंथ ले रखी थी लैम्डा, सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, पाथ ओवर पाथ है एक किस्म से, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकल के आ जाएंगे यहां से। एक और चीज एडिशनल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही, मिसिंग वेवलेंथ कैलकुलेट करना।
ठीक है, मिसिंग वेवलेंथ इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक चीज और है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आपने किया था उसमें अगर 2 स्लिट थी तो एक स्लिट को अगर आप बंद कर दोगे तो क्या आपको फ्रिंजेस मिलेंगे? ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिंगल फ्रिंज से जो है, सिंगल विड्थ जो आपने यूज कर स्लिट यूज किए, तो सिंगल स्लिट से कभी भी आपको फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे, फ्रिंज पैटर्न्स नहीं मिलेंगे, उसके लिए डबल ही चाहिएगा। ठीक है, और अगर दोनों के बीच का गैप जो है वो आप बहुत ज्यादा रख दो तो भी प्रॉब्लम होगी, तो भी आपको फ्रिंजेस दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए दो सोर्सेज जो थे जिसमें हमने स्मॉल डी गैप कहा था वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, और कैपिटल डी वो जो है अपने को लार्ज होना चाहिए ताकि अपने को क्लियरली विजिबल हो जाए। बहुत ज्यादा लार्ज भी ना हो, ऐसा ना हो कि फ्रिंज विड्थ की इतनी ज्यादा वैल्यू हो जाए कि पूरे स्क्रीन को वाइट फ्रिंज ही मिल रहा हो, आपको पता ही ना चले कि फ्रिंज हुआ है कि यहाँ पे एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो मिसिंग वेवलेंथ इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, एक स्लिट जो हम यूज करते हैं उसके सामने कितने वेवलेंथ की मिसिंग हुई है, वो वेवलेंथ मिसिंग हम लैम्डा इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1 इंटू डी। देखो ऐसे आपने एक स्लिट यूज की, इस स्लिट के अंदर हमने क्या बनाया था, होल बनाया, इसके अंदर भी एक होल बनाया, इसमें से सोर्स लाइट निकल रही है, एक स्लिट के सामने कितनी वेवलेंथ मिस हो रही है, वो डी स्क्वायर बाय 2n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। अब आता है हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, जिसका नाम है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। थिन फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस अपने को चेक करना है। थिन फिल्म जो होती है इसमें इंटरफेरेंस कैसे होता है, अभी तो हमने पढ़ लिया कि इंटरफेरेंस बेसिकली दो लाइट सोर्सेस से जो लाइट आ रही है जिनको हमने कोहेरेंट कहा था, उनका आपस में एक दूसरे से सुपरिम्पोज होने से फ्रिंजेस मिल रहे थे, या हमने कहा कि इंटरफेरेंस हो रहा था। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मेनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो कई स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जो डार्क फ्रिंज मिला वहां पे भी तो लाइट जानी चाहिए थी, वो लाइट कहाँ चली गई? वहां की इंटेंसिटी जो आपको मिलनी चाहिए थी, जहां पे लाइट जानी चाहिए थी, जहां पे आपको डार्क फ्रिंज मिल रहा है, वहां की एनर्जी कहाँ चलेगी? इसका मतलब तो लॉस ऑफ एनर्जी है। नहीं, जो डार्क पे लाइट एनर्जी जानी चाहिए थी वो एक्चुअल में रीडिस्ट्रीब्यूट होगी कहां पे, ब्राइट पे ही चली गई है, तो ब्राइट बिकम्स मोर ब्राइटर। सो दैट्स वाई ये मत सोचना कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। वेल हम यहां पे बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स में इंटरफेरेंस देखना है, जैसे वाटर है, वाटर के ऊपर आपने ऑयल की एक थिन लेयर चढ़ा दी, बिल्कुल थिन सी लेयर। इंटरफेरेंस ऐसे केस में आपको देखने के लिए कंडीशन ये है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द थिकनेस ऑफ फिल्म। ठीक है, फिल्म की जो थिकनेस बनेगी, यानी ग्लास के ऊपर या फिर कह सकते हैं कि भाई वाटर के ऊपर आपने ऑयल की जो थिकनेस आपने चढ़ाई है, उसकी थिकनेस कितनी है ऑयल की, उस थिकनेस की, लेयर की थिकनेस के बराबर आप लगभग आप मान के चलो कि अगर आपने वेवलेंथ लाइट कंसीडर किया, उस केस में इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलता है। ये नेसेसरी कंडीशन आप मान सकते हो। अब इसमें इंटरफेरेंस रिफ्लेक्टेड लाइट का कैसे होगा, रिफ्लेक्टेड का कैसे होगा, उसको सब इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। इस फिगर में आपको दिख रहा है ए से यहां से इंसिडेंट लाइट जो इंसिडेंट एंगल आई बनाते हुए नॉर्मल के साथ इसके अंदर एंटर कर रही है, कुछ यहां से रिफ्लेक्ट भी हो गई। ठीक है, कुछ एनर्जी जो है हमें पता है, कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो रिफ्रैक्ट हो गई है और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, इसके अंदर से ट्रांसमिट हो गई आगे, ये एमर्जेंट रेज निकल गई। कुछ हिस्सा यहां से रिफ्लेक्ट भी होगा इस सरफेस से, यहां का फिर रिफ्लेक्शन, यहां से फिर रिफ्लेक्शन, इस तरीके से लाइट, और इनमें से ये जो यहां आ रही है इसमें से कुछ फिर रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये रिफ्लेक्टेड रेज निकल रही है, इधर से रिफ्लेक्टेड रेज निकलेंगी। अब यहां से अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। इस ग्लास स्लैब की थिकनेस को टी लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू कंसीडर किया है, आर रिफ्रैक्टेड एंगल है इसमें, ये सारे रिफ्रैक्टेड एंगल आर ही बनेंगे अंदर। इंटरफेरेंस रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए पहले बात करते हैं, इनके लिए रिफ्रैक्टेड के लिए
इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस देखो ट्वाइस द म्यू, म्यू यहाँ पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ट्वाइस द म्यू इंटू टी कॉस ऑफ आर माइनस लैम्डा बाई 2, ठीक है, ये पाथ डिफरेंस रहना चाहिए। कंडीशंस क्या है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसमें जब भी बनेगा उस केस में जो ये 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर यानी ट्वाइस द म्यू टी cos of r must be equals to 2n minus 1 lambda by 2, ठीक है, 2n minus 1 lambda by 2। ये जब भी न्यूमेरिकल आता है फिल्म के लिए, थिन फिल्म के लिए, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन ये रहेगी पाथ डिफरेंस 2n minus 1 lambda by 2, और पाथ डिफरेंस यहां 2 म्यू टी cos ऑफ r लेके चलते हैं। अगर नॉर्मली लाइट आए बिल्कुल परपेंडिकुलर अलोंग द नॉर्मल एंटर कर रही हो, उस केस में r की वैल्यू हो जाएगी 0, तो कोस r 0 होने का मतलब कोस 0 होने का मतलब 1 हो गया। 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू n माइनस ट्वाइस द n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 बन जाएगा, ठीक है। ये तो था कंस्ट्रक्टिव के लिए। सिमिलर मैनर में डिस्ट्रक्टिव के लिए बात करते हैं, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव में 2 म्यू टी कॉस ऑफ r को हम लिखेंगे 2n लैम्डा बाई 2, 2n लैम्डा बाई 2, या सिंपली इक्वल्स टू क्या लिखेंगे n लैम्डा, n लैम्डा। और अगेन वही नॉर्मल के अलोंग अगर आ रही है तो कोस ऑफ r की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू n लैम्डा हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब बात आती है रिफ्रैक्टेड लाइट जो है उनका इंटरफेरेंस कैसे होगा, उनके लिए कंडीशन क्या रहेगी पाथ डिफरेंस की, यानी ट्वाइस ऑफ म्यू टी कोस ऑफ आर मस्ट बी इक्वल्स, ये वैल्यू बदल जाएगी, जो डिस्ट्रक्टिव के लिए वो कंस्ट्रक्टिव के लिए बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ कंस्ट्रक्टिव के लिए कौन सी कंडीशन आ रही है, एन लैम्डा की इक्वल आ रही है, एन लैम्डा की इक्वल आ रही है, और जो वहां पे यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टिव है वो किसके लिए है, यहाँ कंस्ट्रक्टिव के लिए, और जो पीछे हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पढ़ा था वो यहां पे किसके लिए है, डिस्ट्रक्टिव के लिए। देखो 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। और अगेन ये सारी चीज r को कॉस ऑफ r अगर नॉर्मल के लोग आ रही है तो फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ये लेके चलेंगे अगर r की वैल्यू हमने कहा 0 है तो। और इस कंडीशन में क्या बनेगी, इस कंडीशन में क्या लिखेंगे 2 म्यू टी इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ये लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये तो था इंटरफेरेंस के बारे में टोटली। अब आता है नेक्स्ट हमारा डॉपलर इफेक्ट। आपने 11th क्लास में भी डॉपलर इफेक्ट स्टडी किया था साउंड का, यहां पे लाइट का है। डॉपलर इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया हो कि कभी कभी जैसे मान लो आप रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े हो, दूर से ट्रेन आ रही है, आप इवनिंग के टाइम पे खड़े हो, तो उसके ट्रेन के बिल्कुल फ्रंट में एक बड़ी सी लाइट लगी होती है। वो लाइट जैसे जैसे क्लोज आएगी आपको लगेगा कि लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज हो रही है, जबकि ऐसा इन रियल प्रैक्टिस तो होता नहीं है। सोर्स ने जो लाइट दी है, एमिट की है, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, बट अपने को रियलाइज होता है जैसे कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही हो, या तो इंक्रीज होते हुए या डिक्रीज होते हुए नजर आते विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। दिस फिनोमिना इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। ये साउंड में भी देखने को मिलता है और लाइट में भी। अब जो फिनोमिना है लाइट का और साउंड का, इन दोनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस भी है। डॉपलर इफेक्ट लाइट का क्या काम आता है, पहले तो इस पे बात करते हैं। डॉपलर इफेक्ट से आप सन की रोटेशनल मोशन, ठीक है, स्पीड हमें कैलकुलेट करनी हो किसी स्टार की, ये खास करके आइडेंटिफाई करना हो, कोई दूर से व्हीकल आ रहा है उसकी स्पीड आइडेंटिफाई करनी हो, तो ये हम इन पर्पज के लिए इसको यूज करते हैं। मेडिकल लाइन के अंदर भी इसका बहुत सारा यूजेस है। ऐसे ही यहां पे डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट के बारे में मैंने स्टेटमेंट में लिखा है, द फिनोमेना ऑफ एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो डेफिनेटली उसकी वेवलेंथ में भी चेंज अपने को फील होगा. सो फिनोमेना ऑफ एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर. ये सिमेट्रिक टाइप का होता है. लाइट का सिमेट्रिक टाइप है जबकि साउंड का एसिमेट्रिक टाइप होता है. इस पे बात करेंगे कैसे होता है. साउंड में भी ऐसे ही इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है. लाइट की जो इंटेंसिटी है, यहां पे हमने कहा फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, तो वहां पे क्या होता है, सॉरी इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी. हाँ, तो जैसे जैसे साउंड सोर्स नजदीक आएगा ऑब्जर्वर के तरफ या लिजनर की तरफ, तो जो वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी में वो अलग है एज कंपेयर टू सोर्स रेस्ट में हो और लिजनर जो है उसकी तरफ जा रहा हो. तो दोनों केस में हालांकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन उसी तरीके से हो रही हो तो भी जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होगा. जबकि लाइट के केस में बिल्कुल सेम होता है, वेदर द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स. इसीलिए इसको हम सिमेट्रिक टाइप बोलते हैं. और साउंड का जो डॉपलर इफेक्ट है वो एसिमेट्रिक टाइप है. डॉपलर इफेक्ट साउंड का आपने 11th में पढ़ा था, उसके बारे में हम यहां नहीं डिस्कस करेंगे. यहां पे लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो लाइट के ऊपर ही बात करेंगे. पहला केस हम लेते हैं जब सोर्स मूव करता हो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. ऐसे में जो अपने को एपरेंट फ्रीक्वेंसी लगेगी, यहां पे न्यू डैश से मैंने रिप्रेजेंट किया है एपरेंट फ्रीक्वेंसी. एपरेंट फ्रीक्वेंसी बेटा, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रियल फ्रीक्वेंसी. ये रियल फ्रीक्वेंसी है लाइट सोर्स की. स्क्वायर रूट 1 प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी. अब ये v क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स. सोर्स किस स्पीड से आ रहा है, और c यहां पे स्पीड ऑफ लाइट है. वेवलेंथ के लिए बात करेंगे तो ये पैटर्न जो है सिर्फ अपोजिट हो जाएगा, यानी एपरेंट वेवलेंथ इज इक्वल्स टू रियल वेवलेंथ स्क्वायर रूट 1 माइनस वी बाई सी. यहां पे प्लस था वहां माइनस हो गया, और ये 1 प्लस वी बाय सी. ठीक है. अब इसमें भी कंडीशन है, अगर v जो है बहुत ही कम हो, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से बहुत कम हो, तो हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं जस्ट सिंपली 1 प्लस वी बाय सी टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. लैम्डा में लिख सकते हैं, यहां माइनस आ जाएगा, ओरिजिनल वेवलेंथ 1 माइनस वी बाय सी. ठीक है. डॉपलर शिफ्ट, शिफ्ट कितना हुआ है, वेवलेंथ में शिफ्टिंग कितनी हुई है, तो वेवलेंथ में शिफ्टिंग निकालने के लिए डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वेवलेंथ इनटू वी बाय सी. यहां से ही हम निकाल सकते हैं इसको, ये इतना आ गया. और फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज निकालना हो तो डेल्टा लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा वी बाय सी. परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं. ठीक है. दूसरा केस लेते हैं, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. अब की बार सोर्स मूव कर रहा है किसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ. अब ऐसे में फ्रीक्वेंसी जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी रियल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट 1 माइनस बी बाय सी. डिफरेंस क्या है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है. ये देखो यहां पे प्लस था ऊपर, ये टर्म पलट गई है बस. ये देखो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रियल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट 1 माइनस वी बाय सी अपॉन 1 प्लस वी बाय सी. वेवलेंथ के लिए फिर पलट जाएंगी, सेम वेवलेंथ के लिए है. अगेन यहां पे अगर c जो है बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ सोर्स, तो हम ये लिख सकते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू 1 माइनस वी बाय सी. वेवलेंथ में 1 प्लस वी बाय सी हो जाएगा. शिफ्ट कितना हुआ, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी अपॉन सी. और फ्रैक्शनल इंक्रीज या फ्रैक्शनल चेंज हम डेल्टा लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू हम लिखेंगे वी अपॉन सी. ओके, इतनी बात समझ में आ गया. एक वर्ड आता है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट. रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट. देखो जैसे जैसे सोर्स नजदीक आएगा, जब जैसे जैसे रिलेटिव मोशन हो रही है, सोर्स या ऑब्जर्वर के बीच का गैप कम हो रहा है, तो अपने को ऐसे लगेगा जैसे कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब यह है कि वेवलेंथ डिक्रीज होती हुई आ रही है नजर. ठीक है.
और अगर वेवलेंथ डिक्रीज होती हुई नजर आएगी तो मतलब वेवलेंथ की शिफ्टिंग रेड से किस तरफ हो रही है, ब्लू की तरफ, तो हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। और जैसे ही सोर्स दूर होता जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे रेड शिफ्ट, यानी फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज होना और वेवलेंथ का इंक्रीज होना, यानी रेड शिफ्ट बोलेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही था, जिसमें मैंने इंटरफेरेंस को सम अप किया है सारा, और इससे नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आएंगे वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। और ये सारा आपको बिल्कुल कॉपी पे नोट कर लेना है अच्छे से, और इसके क्वेश्चंस जरूर लगा के देखिए, और बने रहिए एग्जाम हट टीम के साथ। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपका मन करे तो। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, जय हिंद।